साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी 2023 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट का फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को देख करके फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके इसी सीरीज से आने वाले हैं। इस सीरीज में हम 2 विषयों को कवर कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम कंप्यूटर को कवर कर रहे थे और फिर सामान्य प्रबंधन को कवर कर रहे हैं। यानी कि 5-5 दोनों के वीडियो बन चुके हैं और ये सामान्य प्रबंधन का वीडियो नंबर 6 है और इस सीरीज का वीडियो नंबर 10 है। आइए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, अपने उत्पादों की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को क्या कहा जाता है। अब आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, अगर कुछ ऐसे शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हिंदी में तो आपको अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है एग्जाम में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग, यानी कि ऐसी कंपनी जो अपने उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। एक एक्स्ट्रानेट कंपनी, एक इंट्रानेट कंपनी, एक ई बिजनेस कंपनी या फिर एक इंटरनेट कंपनी। चलिए आंसर देखते हैं, फिर इस आंसर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। देखिए प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि ऐसी कंपनी को एक ई बिजनेस कंपनी कहा जाता है। तो देखिए, तो एक ऐसी कंपनी जो अपने उत्पादों का ऑनलाइन विपणन करती है, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, उन्हें ई बिजनेस कंपनी कहा जाता है। ई बिजनेस कंपनी नाम याद रखेंगे, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, अमेजन है, ये लोग क्या करते हैं, अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करते हैं। आप घर बैठे बैठे आप यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पर जो आपने चीज़ मंगाई थी वो आपके घर पर पहुँच जाती है। क्या आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी, ठीक है। तो क्या किया आपने, सारा का सारा काम ऑनलाइन किया, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनी को हम एक ई बिजनेस कंपनी कहते हैं, ठीक है। चलिए ई का अर्थ होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंपनी। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ई ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, उसको ई ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपको नाम याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक चालू परिसंपत्ति नहीं। अब ये चालू परिसंपत्ति क्या होता है, चलिए ऑप्शन देख लें, फिर आपको पूरी चीजें समझाएंगे। देखिए, नगदी, वस्तु सूची, पूर्व दत्त व्यय या फिर इमारत। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो इमारत होती है वो एक चालू परिसंपत्ति नहीं होती है। देखिए चालू परिसंपत्ति क्या है, ठीक है। तो चालू परिसंपत्ति, एक मिनट, तो देखिए चालू परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यानी कि एक स्थान से उठा करके आप दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ऐसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति कहते हैं, ठीक है। अर्थात जिसका स्थानांतरण या फिर हस्तांतरण किया जा सकता है। देखिए नगदी है, कैश आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वस्तु सूची आपके पास में वस्तु की लिस्ट है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। पूर्व दत्त व्यय, आपने किसी को पहले पैसा दिया है, आप उससे लेकर के आएंगे, उसको दे सकते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पूर्व दत्त व्यय को ले जा सकते हैं। लेकिन क्या आप इमारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? नहीं। इमारत अगर आपने एक बार बनवा दी तो वो वहीं पर वो बिल्डिंग बनी रहेगी, उसको आप दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। तो यही आपसे पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जो चालू परिसंपत्ति नहीं है, तो वो क्या है, आपकी इमारत। यानी कि बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो चालू परिसंपत्ति नहीं है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर 2 दिन बाद देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस सारी वीडियो के जो पीडीएफ है वो भी आपको सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए और उन सभी वीडियो की जो पीडीएफ है उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक लेखा प्रबंधक के लिए कच्चा मिलान लाभ और हानि खाता के मूल्य को समझना कौन सा कौशल कहलाता है। देखिए अब ये आपका एक टेक्निकल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आएंगे और अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप जो है अगले स्टूडेंट से 2 से 3 अंक ज्यादा लेकर के आ पाएंगे, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अब ये टेक्निकल प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसकी भाषा को समझ लेंगे। देखिए चलिए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है वैचारिक, ऑप्शन बी है तकनीकी, ऑप्शन सी है रूपांकन, ऑप्शन नंबर डी है गैर तकनीकी। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि ऐसे कौशल को तकनीकी कौशल कहा जाता है। देखिए तो एक लेखा प्रबंधक अर्थात मैनेजर के लिए कच्चा मिलान लाभ
हानि खाता के मूल को समझना उसका तकनीकी कौशल कहलाता है। अब तकनीकी कौशल क्या कहलाता है देखिए, तो तकनीकी कौशल का अर्थ है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या फिर आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। एक मैनेजर है तो उस मैनेजर को ये सारी नॉलेज है, यानी क्या-क्या नॉलेज है कि अगर किसी भी वो सामान लेकर के आया तो उसका कच्चा मिलान करेगा, लाभ और हानि को देखेगा, ठीक है? खाता के मूल को समझेगा कि कैसा खाता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक टेक्निकल नॉलेज है, उसको पहले से ही आना चाहिए, वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे नॉलेज को हम टेक्निकल नॉलेज या फिर तकनीकी नॉलेज कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन नहीं करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, हाथ में नकदी, बिक्री योग्य प्रतिभूति, देनदार या फिर एकस्व। ठीक है, इसका आंसर तब देखेंगे जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके सामने नोटिफिकेशन का बेल दिख रही होगी, उस बेल को दबा करके ऑल पर सेट कर लेना, ठीक है? आपकी परीक्षा तक हम लगातार आपके सामने ये ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। पटवारी के साथ साथ वन रक्षक, डिप्टी जेलर और जो जेल प्रहरी का एग्जाम है, उसकी अलग जो है एक सीरीज चालू की है। वहां पर हम साइंस, कंप्यूटर, जीके, एमपी जीके, हिंदी, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप जाकर के इसके नीचे ही आपको जैसे ही वीडियो खत्म होगी, वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही आपको वो जो है देखने को मिल जाएगी। ऐसे करके 2 बॉक्स आएँगे, जिसमें एक पटवारी की प्लेलिस्ट होगी और एक में आपको वनरक्षक आबकारी की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो कोई भी प्लेलिस्ट जाकर के आप वहाँ पर जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए देखिए, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या इसका आंसर है? इसका सही आंसर है डी, यानी कि एकस्व। अब सर ये एकस्व क्या होता है? पहले इस आंसर के बारे में पूरी जानकारी देख लें। तो कार्यशील पूंजी से तत्व एक ऐसी पूंजी से है जो लगातार आय व्यय से जुड़ी रहती है। मतलब कि कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है? जैसे कि आपके हाथ में नकदी है, ठीक है? तो आप नकदी से क्या करेंगे? कोई भी सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, यानी कि वो कार्यशील नकदी है, ठीक है? बिक्री योग प्रतिभूति, यानी कि जो आपके पास में ऐसे एक सरकार जो है आपको प्रतिभूति देती है ना, कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं, इसके बदले में आपको ये प्रतिभूति दे रहे हैं। जब भी आपको पैसा चाहिए होगा, आप ये प्रतिभूति, यानी कि जो स्टाम्प है, स्टाम्प कह सकते हैं, जो स्टाम्प है वो आप हमें दे देंगे और हमसे पैसा ले लेंगे। तो ये भी क्या है? कार्यशील पूंजी है, ठीक है? देनदार का मतलब है किसी को आपने उधार दिया, ठीक है? मान लीजिए आप ए नाम के व्यक्ति हैं, आपने बी नाम के व्यक्ति को उधार दिया, ठीक है? फिर आप उससे उधार ले लेंगे, तो ये भी क्या होगी? आपकी ये पूंजी भी क्या होगी? कार्यशील पूंजी होगी, ठीक है? लेकिन सर ये एकस्व क्या होता है? तो एकस्व एक तरह का राजस्व होता है, या राजस्व का मतलब रेवेन्यू। एक बार आप उसको जमा कर देंगे तो सरकार आपको वो रेवेन्यू वापस नहीं करने वाली है, वो सरकार अपने यूज में ले लेगी, ठीक है? आपके जो भी टैक्स लगता है, जो भी राजस्व लगता है, वो क्या सरकार आपको वापस करती है? नहीं। उसके बदले में आपको सुविधाएं देती है, लेकिन वो पैसा आपका वापस नहीं आता है। तो कार्यशील पूंजी का प्रबंधन का गठन नहीं करता है। कौन सी ऐसी पूंजी जो कार्यशील पूंजी नहीं है? तो आपका एकस्व या फिर राजस्व होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको जरूर शेयर करना, ठीक है? जरूर से जरूर। चलिए, दूसरों के साथ और उसके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? फिर से एक टेक्निकल प्रश्न, इस प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलिए ऑप्शन देखें, प्रबंधन, योजना, नियंत्रण या फिर समायोजन। चलिए आंसर देखते हैं, फिर समझाते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि इस कौशल को हम प्रबंधन कहते हैं। देखिए, तो मैनेजर का यह गुण होता है कि वह दूसरों के साथ या उसके माध्यम से चीजों को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन कहा जाता है। यानी कि एक तरह से जिस विषय का आपका पेपर है उसकी यहाँ पर परिभाषा दी गई है। यानी कि एक मैनेजर ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के साथ, यानी दूसरों के साथ के द्वारा या फिर दूसरों के माध्यम से किसी से कोई भी सामान लाता है, उसको देता है, उससे खरीदारी करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को मैनेजर कहते हैं। तो प्रबंधन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रबंधन का अर्थ है मैनेजमेंट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही कि नहीं, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है? देखिए, वह लेन देन जहां कोई नकदी शामिल नहीं होती है, ऐसे लेन देन को हम क्या कहते हैं? पूर्ण नगद लेन देन, चेक लेन देन, गैर नगद लेन देन या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि ऐसे लेन देन को हम गैर नगद लेन देन कहते हैं। अब ये गैर नगद लेन देन क्या होता है? तो देखिए, ऐसा लेन देन जहां पर कोई नगद कैश रुपया शामिल नहीं होता है, उसे गैर नगदी लेन देन या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब देखिए, गैर नगदी लेन देन एक बार आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, उसकी इंग्लिश भी देख लेनी है। इंग्लिश में लिखा होगा कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जहां पर बिना कैश के ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसको हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, और उसी को हिंदी में गैर नगद लेन देन कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भी चीज़ आपको हिंदी में समझ में नहीं आए उसको आपको इंग्लिश में जरूर एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? सीधा फैक्ट वाला प्रश्न है। यानी कि जो सहायक बही होती है एक, उसकी गणना के दौरान कोई गलती आपसे हो जाती है तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? लागत निर्धारण त्रुटि कहते हैं, अग्रेसित वहन त्रुटि कहते हैं, प्रविष्टि की त्रुटि कहते हैं या फिर सिद्धांत की त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का अर्थ है एरर। ठीक है, आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है यानी कि उसे हम लागत निर्धारण त्रुटि कहते हैं। तो देखिए, सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो उसे एरर ऑफ कॉस्टिंग यानी कि लागत निर्धारण त्रुटि कहते हैं। कॉस्टिंग का अर्थ क्या होता है? लागत, यानी किसी चीज़ की कॉस्ट क्या है उसे हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पढ़ा होगा आपने मैथ में। तो कॉस्ट क्या है उसे हम लागत कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। तो इसी को एरर ऑफ कॉस्टिंग या फिर लागत निर्धारण मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक बही क्या होती है? तो एक ऐसी किताब होती है, बही खाता आपने सुना होगा, एक ऐसी रेड कलर की किताब होती है, उस पे सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उसी में जब आप गणना करते हैं उसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखी जाती है, यानी कि लागत मूल्य कितना है वो लिखा जाता है, कितने में बेचा गया वो लिखा जाता है। तो लागत मूल्य में जब आपके गणना में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? लागत निर्धारण में त्रुटि या फिर एरर ऑफ कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कौन सी योजनाएं सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं? यानी कि आपके सामने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना तैयार की जाती है? युक्तिपूर्ण, तकनीकी, परिचालन या फिर अल्पा अवधि? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि उसे हम युक्तिपूर्ण योजनाएं कहते हैं। अब युक्तिपूर्ण योजना की इंग्लिश आपको जरूर देख लेनी है। तो देखिए, अपने सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई योजना को स्ट्रेटजी या फिर युक्तिपूर्ण योजना कहते हैं। अब स्ट्रेटजी को ही हम युक्तिपूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, यही हो गया। स्ट्रेटजी तो आपने कई बार सुनी होगी। मान लीजिए आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपने एक पटवारी की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई होगी कि देखो भाई, हमको मैनेजमेंट इतनी देर पढ़ना है, कंप्यूटर इतनी देर पढ़ना है, हिंदी इतनी देर पढ़नी है, मतलब सारी मैथ इतनी देर पढ़ना है। तो आपने क्या किया? एक स्ट्रेटजी बना ली, यानी कि आपने एक युक्तिपूर्ण योजना बना ली। तो इसी योजना को हम ऐसी ही सामरिक योजना को हम क्या कहते हैं? युक्तिपूर्ण योजना या फिर स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन चयन परीक्षण को व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? फिर से आपके सामने टेक्निकल प्रश्न है। आइए आंसर देखते हैं। निपुणता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण? आइए आंसर देखें, फिर आपको सारी चीजें समझाते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बुद्धि परीक्षण। सर कैसे बुद्धि परीक्षण आंसर है? देख लीजिए। बुद्धि परीक्षण या फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता के बारे में अवगत कराता है। इंटरव्यू में किसी जो व्यक्ति होता है उसका यही टेस्ट किया जाता है, यही परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किन चयन परीक्षण को व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी को जांचने के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मेंटल का मतलब है बुद्धि, बुद्धि वाला जहां भी आपको ऑप्शन दिख जाए वही आपका आंसर होगा। बुद्धि परीक्षण ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय साझेदार का दायित्व क्या होता है? यानी कि एक ऐसा साझेदार जो उस साझेदारी में, जो उस व्यापार में निष्क्रिय रहता है, कोई कार्य नहीं करता है, उसका दायित्व क्या कितना होता है? सीमित होता है, असीमित होता है, पूंजी तक सीमित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि पूंजी तक उस व्यक्ति का जो है दायित्व होता है। कैसे? देखिए, तो निष्क्रिय साझेदार का कार्य सिर्फ और सिर्फ पूंजी लगाना है। मैनेजमेंट का कार्य निष्क्रिय साझेदार का नहीं है। मतलब निष्क्रिय साझेदार एक ऐसा साझेदार होता है जो क्या करेगा, आज जैसे आप अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं 10 लाख रुपए का, ठीक है, आपने कह दिया भाई यार मेरे पास 10 लाख नहीं, 8 लाख तो है मुझे, मगर मुझे 2 लाख रुपए कहीं से चाहिए। तो आपने 2 लाख रुपए ले लिए। अब वो आपका साझेदार तो बन गया, लेकिन भाई उसका ये काम नहीं है कि उसको मैनेजमेंट करेगा, वो सब कुछ देखेगा। वो ये कहेगा देखो भाई मैंने अपनी पूंजी दे दी और मुझको इतना लाभ चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे साझेदार को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय साझेदार कहते हैं, जो केवल पूंजी तक सीमित रहता है। कंपनी के फैसले, कंपनी को क्या योजना बनाना, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बस आपको पैसा देगा और अपना रास्ता नाप लेगा। ठीक है, तो ऐसे साझेदार को हम निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। ऐसे टेक्निकल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से परीक्षा में 3 से 4 अंक जो है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में ज़्यादा लेकर के आएंगे और वही 3 से 4 अंक आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे, फाइनल मेरिट में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लगभग 10 से 11 प्रश्नों को हमने कवर किया, लेकिन उसके अंदर हमने 2-3 अन्य प्रश्नों को भी कवर किया, यानी कि लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, तो डेली हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इसको शेयर कीजिए जिससे कि इसका जो ग्राफ है वो बढ़ सके। दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन दबा लेना है
और ऑल पर सेट कर देना है और उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेनी, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, कल कंप्यूटर को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।